हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड्स लेवल पे, राइट। और आज एक्सरसाइज 3.1 के हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, राइट। एक बार आपने 3.1 के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिए, ठीक है, तो उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चैप्टर पूरे एंटायर क्लास 12th में सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड अगला चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। मतलब ये इतना आसान है कि बहुत सारे अदर बोर्ड्स में तो ये 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसलिए एंजॉय करेंगे चैप्टर को, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि आसान है तो बोर्ड्स में क्या नाम जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ठाक वेटेज का ये चैप्टर है। आई थिंक चैप्टर नंबर 3 एंड 4 मिला के हम लोग कह सकते हैं कि कुछ लगभग 10 मार्क्स का चैप्टर ये है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एक बार हम लोग चेक भी कर सकते हैं बोर्ड्स की CBSE की एकेडमिक वेबसाइट पे जाके। CBSE क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि पिछले 2-3 सालों से सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो उस वजह से भी आपके कुछ जो वेटेजेस हैं वो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्ट वेटेज बता देता हूँ। और 12th में अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स मिला के वही 10 मार्क्स का वेटेज है। एलजेब्रा है ना, एलजेब्रा कह रहे हैं हम लोग, सो एलजेब्रा के अंदर ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स दोनों आ जाते हैं, तो 10 नंबर का ये दोनों चैप्टर मिला के होते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं 3.1 के पहले कॉन्सेप्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास। तो देखिए आज के जो एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट का जो माइंड मैप है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भैया मैट्रिक्स ये क्या बला है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, किस एलिमेंट को हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे कि हम लोग किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हर एलिमेंट का एड्रेस होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। मैट्रिक्स को गिवन इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं और कैसे इक्वल होंगी, राइट। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो कि बोर्ड्स लेवल पे हमें NCERT में अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स पे, उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो बात करते हैं कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बेसिकली, ठीक है, इट्स लाइक अ टेबल। टेबल कैसा, जैसे आपका स्कूल का टाइम टेबल होता है, ठीक है, वेरी सिंपल, वो भी एक मैट्रिक्स ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया फर्स्ट पीरियड लाइक फिजिक्स का होगा मंडे में, ठीक है, ट्यूसडे में फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का होगा, ठीक है, एंड वेंसडे में फर्स्ट पीरियड मैथ्स का होगा, सेकेंड पीरियड, ठीक है, इट कुड बी केमिस्ट्री का पीरियड हो सकता है ना, एंड इट्स मैथ्स का पीरियड हो सकता है, एंड इट्स कुड बी फिजिक्स का पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो टाइम टेबल है, राइट, आगे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अगर यहीं स्टॉप करें तो आप ये जो देख रहे हो, राइट, ये जो डेटा, राइट, या इंफॉर्मेशन आपको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज्ड दिख रही है, इसी को ये हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मतलब एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूँ मैं आपसे तो मैं बोलूँगा कि यार मैट्रिक्स जो है it is nothing but it's a rectangular arrangement, rectangular, right, rectangular arrangement of numbers, right, और functions। मैथ्स में तो numbers और functions और some unknown variables भी हो सकते हैं ना, right, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना, किससे डिनोट करते हैं बच्चों, हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक विद इन द ब्रेसेस रखेंगे, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और क्या होगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस और सम वेरिएबल्स। तो हम लोग, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं लेट्स से 2 4 7 इट्स 8 9 एंड 3, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है।
तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस और वेरिएबल इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स सिंपली क्या हो गया भैया कि भैया हम लोग कुछ नंबर्स और फंक्शंस को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में जब अरेंज कर देते हैं, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स के अंदर ना हमें एक चीज़ है ना, ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था। तो अगर आपसे कोई बहुत ही सिंपल डेफिनेशन पूछे 5वीं क्लास का बच्चा कि यार मैट्रिक्स क्या है, तो आप बोल सकते हो कि यार वेरी सिंपल, मैट्रिक्स इज लाइक अ टेबल, ठीक है। इट्स लाइक अ टेबल, है ना। तो जो टेबल के अंदर वैल्यूज़ हैं, है ना, दे कॉन्स्टिट्यूट अ मैट्रिक्स, है ना, वो मिलके क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। चलिए, ये तो आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और अपने इस वाले एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स में ये जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब जो ऐसे हैं, है ना, ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है, इनको, ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं भैया, है ना। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, इनको हम रो बोलते हैं ना। तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट रो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, रो बनाते हैं, रो, ठीक है। सो दिस इज योर रो 1, ठीक है, दिस इज योर रो 1, ठीक है, एंड दिस इज योर रो 2, ये आपकी रो 2 है, ठीक है। सो रो 1 के एलिमेंट्स 2, 4, 7 एंड रो 2 के एलिमेंट्स 8, 9 और 3, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा इधर देखते हैं ना, इसी मैट्रिक्स को लिखते हैं, इसी मैट्रिक्स को लिखते हैं, या यहीं पे लिख दें, क्या यहीं पे लिख दें, हौच पौच तो नहीं होगी ना। चलो मैं इसको अलग लिख दे रहा हूँ, इट्स 2, 4, 7 एंड 8, 9 और 3, ठीक है। जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं बच्चों, जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, राइट, वो मिलके क्या बनाते हैं, वर्टिकल एलिमेंट्स जो है मिलके कॉलम बनाते हैं ना। दिस इज वर्टिकल एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सही दिखाई दे रहा है ना आपको। सो वर्टिकल एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं ना। वर्टिकल एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं। तो अब इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, तो ये आपका कॉलम 1 हो गया, ठीक है, कॉलम 1 हो गया। अच्छा, दिस इज व्हाट वी कैन से, ये आपका कॉलम 2 हो गया, राइट, एंड दिस इज व्हाट वी कैन से, ये आपका भैया कॉलम 3 हो गया। तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स 2, 8, कॉलम 2 के एलिमेंट्स 4, 9, कॉलम 3 के एलिमेंट्स 7, 3, ठीक है भैया। सो व्हाट आर द रोज एंड व्हाट आर द कॉलम्स, है ना। हॉरिजॉन्टल नंबर्स को हम लोग रो बोलते हैं, वर्टिकल नंबर्स को हम लोग कॉलम बोलते हैं ना, एक तरीके से, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ जो है जो हमें समझनी थी, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इस क्वांटिटी को भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा जो है आपका कुछ हमने इस तरीके से लीजिए, है ना, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि भाई रो क्या है, और हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का, ठीक है। क्या करेंगे बात हम लोग, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स हमारे क्या थी भैया, मैट्रिक्स हमारी थी, ठीक है, इट्स 2, 4, 7, इट्स 8, 9 और 3, ठीक है। अब मैट्रिक्स को ना जैसे नापने के लिए, जैसे आपके घर में बेड आया तो हम कहते हैं कि भैया ये 3 फुट चौड़ा है और 6 फुट लंबा है, राइट। तो ऐसी मैट्रिक्स को नापने के लिए जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो है रोज और कॉलम्स, ठीक है। और वो क्या है कि भैया मैट्रिक्स को हम लोग कैसे नापते हैं, ऑर्डर से नापते हैं ना। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये होता है भैया मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर में इस जगह लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रो बोला है उसने, तो कितनी नंबर ऑफ रोज है भैया, 2 रो है ना, 2 रो है ना, तो 2 रोज इनटू
नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितनी कॉलम्स हैं? 1 2 एंड 3, सो 2 into 3। तो इस जगह पे हम लोग ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स लिखते हैं, है ना, कि भैया ये 2 into 3 ऑर्डर की है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हुए, ठीक है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे कैलकुलेट मत करो, सिंपल 2 into 3 6। तो यानी कि जो ऑर्डर में हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पता है, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या हो जाएगा? अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सिंपल फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, सिंपल फॉर्मूला हम लोग क्या अपडेट कर सकते हैं कि भैया अगर नंबर ऑफ, है ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो आप क्या कहोगे कि भैया नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करके ही आ जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करके ही आ जाता है। अच्छा एक बात बताइए, एक बच्चा सोच रहा होगा, ठीक है, क्या सोच रहा होगा कि यार जब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, तो फिर ये ऑर्डर का क्या काम है? भाई नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके ऑर्डर भी मिल रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि अल्टीमेटली हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए आप समझिए, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 3 6। अब देखो आपको ऑर्डर पता है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, आप कभी भी ऑर्डर नहीं बता सकते, आप कभी भी ऑर्डर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो हो सकता है 1 रो रहा हो, 6 कॉलम्स रही हूँ, या 6 रोज रही हूँ, 1 कॉलम रहा हो, या फिर 2 रोज रही हो, 3 कॉलम रहे हों, या 3 रोज रही हो या 2 कॉलम रहे हों। तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कई सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट है क्या? तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो आप एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो इसलिए ऑर्डर की सेपरेटली जानकारी होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर ऑर्डर पता होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्ट बता सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता सकते, वेरियस पॉसिबिलिटीज़ बता पाएंगे, ठीक है। फटाफट से ये पूरी की पूरी जानकारी भैया प्लीज़ नोट करिएगा। तो हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस और वेरिएबल्स। फिर हमने आपको बताया कि रोज किसको बोलते हैं, कॉलम्स किसको बोलते हैं, राइट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, है ना, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम की प्रोडक्ट निकाल के, ठीक है। और ऑर्डर पता है तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता पाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता पाएंगे। फटाफट से बच्चों प्लीज़ इसको नोट करिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, कि मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, लेट दिस बी अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो होता क्या है, ठीक है, अब मैंने इस मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स लिए, राइट, ए ए ए ए ए ए ए ए ए, राइट। अब ये मैट्रिक्स में 3 तो रोज हो गई, ठीक है, राइट, 3 रोज हो गई और 3 ही कॉलम्स हो गए, तो ये 3 by 3 मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब आपको सारे एलिमेंट्स एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सबके एड्रेस अलग अलग हैं। तो देखिए मैट्रिक्स में जो एड्रेस की हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है, एड्रेस की हम बात करते हैं, तो बेसिकली एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ए, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रो नंबर, ठीक है ना, रो नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं हम जे यानी कि कॉलम नंबर, ठीक है। मतलब इस तरीके से लिखते हैं हम लोग एड्रेस, कि यहाँ लिखते हैं हम रो नंबर और यहाँ लिखते हैं हम कॉलम नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कॉलम नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रो 1 है तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, और ये कॉलम 1 है, राइट, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है।
सो रो 1, रो पहले लिखेंगे और कॉलम नंबर बाद में, तो A11, राइट। यहां पे लिखेंगे रो नंबर, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, फिर लिखेंगे फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक है, परफेक्ट है क्या, वेरी गुड। यहां पे रो 2 की बात कर रहे हैं, तो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, फिर सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक है। इस तरीके से एलिमेंट्स के एड्रेस लिखने हैं। फिर ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इस तरीके से एलिमेंट्स के आपको एड्रेस लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से ए मैट्रिक्स है एंड इसको मैं लिख दूं 1 2 4 6 3 9, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे A32 बता दो और A23 बता दो, तो क्या आप बता पाओगे क्या? जरा सोचो बहुत ध्यान से। सो देखो बच्चों बहुत ध्यान से, A32 निकालेंगे तो यानी कि थर्ड रो है ना, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो A32 क्या हो गया अपना 9 हो गया, राइट। अच्छा अगर A23 चाहिए तो देखो सेकंड रो, तो सेकंड रो ये रही, बट थर्ड कॉलम है ही नहीं, थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम में है ना, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? तो ऐसे करके हम लोग एलिमेंट्स के एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं रो नंबर एंड देन लिखते हैं हम कॉलम नंबर। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज। चलिए तो अब एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद वी विल प्रोसीड टू द टॉपिक कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए तो इसको फटाफट से नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। है ना आसान चैप्टर, ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है, वो कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसने कितने बताए हैं भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कितना बता रखा है? 18 बता रखा है, ठीक है। कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, है ना। और यही बेसिकली हमें क्या देता है? यही तो ऑर्डर दे देता है। अरे नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम अगर कहीं लिखा है तो वो हमें ऑर्डर दे देता है। सो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 हैं तो पॉसिबल डिफरेंट ऑर्डर्स क्या होंगे? तो देखो 18 किस किस की मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ना। 18 1 इंटू 18 की मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा ऑर्डर 1 इंटू 18 भी हो सकता है, 18 इंटू 1 भी हो सकता है, ठीक है, 2 इंटू 9 भी हो सकता है, 9 इंटू 2 भी हो सकता है ना, राइट, 3 इंटू 6 भी हो सकता है एंड 6 इंटू 3 भी हो सकता है, ठीक है, राइट है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है 18 लाने की? है ना, 4 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, 6 इंटू समथिंग? नहीं। तो देखो यही पॉसिबिलिटीज हैं, तो यानी कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स ये हो जाएंगे। दीज आर द टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो हम एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता पाते, डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर बता पाते हैं, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब उसने क्या बोला है? अब उसने बोला है, आगे चलो क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा है भैया कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो कह रहा है कि क्या होगा ऑर्डर, मतलब ऑर्डर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 है तो 5 एक बेसिकली प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर ना खुद से और 1 से बस 2 ही क्वांटिटी से डिवाइड हो पाते हैं। तो इसका मतलब 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हमें मिल पाएंगे, यानी कि अगर हम बात करें तो हम इसको 1 इंटू 5 के तौर पे लिख पाएंगे या 5 इंटू 1 के तौर पे लिख पाएंगे। सो यानी कि 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हमें
मिल पाएंगे। ठीक है भैया, आपको क्लियर है क्या सर? ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बेसिक है ना क्वेश्चन है, जिस पे हम लोग जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर गिवन है तो हम लोग जो है डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइएगा, क्लियर है क्या? है ना, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो एनसीईआरटी लेवल पे तो तमाम सारे क्वेश्चंस, ठीक है, और तमाम सारे जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, है ना, हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। बट आपको भी पता है कि बोर्ड्स लेवल में जो मतलब अगर आपको डिसेंट 90+ मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको PYQs करने पड़ेंगे, राइट, आपको थोड़ा जिसे कहते हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, MCQ की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको जाके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारा है ना, जिस भी टाइम आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें कि भाई कौन सा हमारा जो पेड बैच चल रहा है। ठीक है, सो पेड बैच का एक स्पेशलिटी ये हो जाता है कि आप एक तो डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में, सीरियस एनवायरनमेंट में रोज़ आके पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको इन डेप्थ स्टडी करने का मौका मिलता है। ठीक है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल फीस में, मतलब उतनी फीस में शायद आपको ऑफलाइन में कहीं 1 महीने को पढ़ने को मिले। ठीक है, तो उसमें आप बहुत ही तसल्ली के साथ जो है कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और हर साल बच्चे मतलब आप 100 में से 105 तो लेके नहीं आ पाओगे ना, तो 100 आउट ऑफ 100 तक तो लाते ही हैं। ठीक है ना, इस साल भी हमने बहुत ही प्यारा रिजल्ट दिया है अपने पेड बैचेस के थ्रू, तो एक बार आप उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स है ना, आप आंसर चेक कर सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स को अभी तो क्या है कि जितने भी मैट्रिक्स थे हमने रेंडमली अपना पेन उठाया और कुछ भी नंबर्स लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार कहते हैं कि भाई हमारे हिसाब से हम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस हिसाब से एक मैट्रिक्स बना के दिखाओ। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको। मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा ऐसा कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए बनाने को बोल रहा हूँ मैं आपको, और मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए विच इज A = Aij 2 × 3, राइट, वेयर है ना, मैं Aij को डिफाइन भी कर दे रहा हूँ कि जो Aij का वैल्यू है इसको लेट्स से आप लिख देंगे I - j डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मॉडुलस I - j डिवाइडेड बाई 2, ऐसा करके मैंने लिख दिया। अब आपको ये मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आप कैसे बना सकते हो? सबसे पहले तो आपको इसको डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, कि यार हमसे ये क्या कह रहा है बेसिकली, ये हमसे देखो, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वो हमें कह रहा है कि यार A = अ मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर 2 × 3। मतलब इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि हम लोग 2 रो और 3 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि उसने ऑर्डर क्या दे रखा भैया, 2 रो और 3 कॉलम्स। ठीक है, सो 2 रोज और 3 कॉलम्स के हिसाब से अगर हम लोग एलिमेंट्स फिल करने लगे तो Aij एलिमेंट्स हैं, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। भैया 3 कॉलम्स है ना और 2 रोज हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। पहले आप, ठीक है, ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म थी इसको एक्सपैंड करोगे, है ना, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म थी ना भैया, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म को आप क्या करोगे, है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब सिकुड़ी हुई फॉर्म, इसको आपने एक्सपेंड किया कि भैया 2 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाई आपने। ठीक है, विद द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक एक एलिमेंट करके हम लोग फिल करेंगे, एक एक एलिमेंट करके हम लोग फिल करेंगे। मतलब उसने बोला हमसे A11 बताओ, तो A11 क्या होगा, तो जहाँ पे I है वहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ पे J है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 - 1 मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो A11 की जगह अपन ने क्या रख दिया भैया, 0 रख दिया। ठीक है, अच्छा, फिर मैं A12 निकालूंगा। ठीक है, क्या निकालूंगा, A12 निकालूंगा, तो जहाँ I है मैं वहाँ 1 रख रहा हूँ और जहाँ J है वहाँ मैं 2 रख रहा हूँ, तो मॉडुलस 1 - j की वैल्यू 2
अपॉन 2, तो ये हो जाएगा मॉडुलस -1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, मॉडुलस क्या करता है, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है, तो यानी कि हमारे पास ये -1 का मॉडुलस 1 आ जाएगा, तो 1/2। तो A12 का वैल्यू क्या हो गया भैया, 1/2। ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मैं A13 निकालूंगा, ठीक है, A13, सो A13, सो मैं I की जगह 1 रखूंगा और J की जगह 3 रखूंगा, तो इट इज़ 1 - 3/2, तो इट इज़ मॉडुलस 2 है ना, 1 - 3 तो कितना होगा, -2 है ना, सो मॉडुलस -2/2। अच्छा, मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है, तो 2/2 विल कम आउट एज 1। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, A13 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ के एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं और फिल करके कमेंट करके बताइएगा कि सर इस टाइम स्टैम्प पे जो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं वो ये और ये आएंगे। ठीक है, चलो यार मैं बता देता हूँ, आप चेक कर लेना निकाल के। A21 आपके पास 1/2 आएगा, A22 अगेन 0 आएगा और A23 1/2 आएगा। ठीक है, तो आप निकाल के चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, बिल्कुल आपको I की जगह है ना पहला एलिमेंट रखना होता है और J की जगह दूसरा नंबर रखना होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये एक तो क्वेश्चन मैंने अपने आप ही रेंडमली बना के दे दिया। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम दी NCERT कि भाई मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक NCERT से हमने क्वेश्चन लिया। वो क्या कह रहा है भैया आपसे, कह रहा भाई 2/2 की मैट्रिक्स बना दो। ठीक है, क्या बना दो, 2/2 की मैट्रिक्स बना दो, वेयर A = AIJ है ना, ऑर्डर कितना दे रखा है 2/2। कह रहा है जिसमें कि एलिमेंट्स आप इस फॉर्मूला या फिर इस रूल के हिसाब से आप AIJ फिल करोगे। तो भैया मैंने क्या करा कि यार ठीक है, A को एक 2/2 मैट्रिक्स बना देते हैं, तो उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स आएंगी, तो इट इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, चलो एक एक करके एलिमेंट आप फिल करना शुरू करेंगे उधर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो 2² डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2। सो यानी कि A11 की जगह, ठीक है, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, A11 की जगह क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया भैया। I की जगह 1 रखा, J की जगह 1 रखा, 2² 4/2। ठीक है भैया, 2² कितना हो जाएगा, इट इज़ 2 आ जाएगा ना, तो यानी कि यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ओके, वेरी गुड बच्चों। अब जरा नीचे को ले लूँगा इसको। अब मैं A12 निकाल रहा हूँ ना, सो A12 कितना हो जाएगा, सो I की जगह 1, J की जगह 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2, सो यू विल गेट 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आई क्या बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स A21 निकालना है, क्या निकालना है, A21 निकालना है। ठीक है, सो इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, है ना भाई साहब, ओके, इसको भी ज़रा सा नीचे ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं ना। इट्स A21, सो इट इज़ 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2, सो A21 भी 9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें A22 निकालना है भाई साहब। ठीक है, तो A22 निकाल लेंगे। ठीक है, ज़रा आ जाओ, A22 निकाल लेंगे सर। A22 कितना हो जाएगा, जहाँ I है वहाँ पे भी 2 रख दो, जहाँ J है वहाँ पे भी 2 रख दो। ठीक है, सो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यू विल गेट 8। ठीक है, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। सिंपली हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड्स में वो थोड़ा सा और एक लेवल अप चले जाते हैं कि पहले मैट्रिक्स बनवाएंगे, फिर उस मैट्रिक्स के साथ कुछ काम करने को कहेंगे कि उसका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, है ना, या उसका इन्वर्स निकाल दो। ठीक है, तो मतलब एक टॉपिक, देखो मैथ्स में कभी भी क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाना है तो मल्टीपल टॉपिक्स को कंबाइन कर दो आप, है ना, 3.1 को 3.2 के साथ कंबाइन करके 3.3 के साथ कंबाइन कर दो, तो क्या हो जाएगा कि एक टफ क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बच्चे के लिए चैलेंज हो गया ना, क्योंकि अब उसने कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बना दिया,
तो अब आपके लिए पहली ये है कि ढूंढो कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यस, चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और बात करेंगे हम लोग कि कब और कैसे दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कब दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फटाफट से इसको नोट करिएगा प्लीज़। वैसे इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप से भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, उस पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलिए, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल छोड़ो, दो मैट्रिक्स को कंपेयर कब कर सकते हैं। सो बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स पे। कंपेरेबल मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स को कंपेयर कब कैसे कर पाएंगे ना, तुलना कैसे हो पाएगी। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एक मैट्रिक्स है 2 4 5 6, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है A B C D E F, ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं कि क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो अब एक चीज समझो, पहली बात तो इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं हम चेक कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, दो मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर तब कर सकते हैं जब उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, राइट भाई। हम अगर मान के चलो ये अगर हम बात करें कि भाई ये ऐसा होता तो हम इसको इससे कंपेयर कर सकते थे, 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 लेकिन अभी की स्थिति में तो ये ऐसा है ही नहीं। तो इसका मतलब मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और प्रिसाइजली बोलें तो उनके अंदर सेम ऑर्डर होने चाहिए। यानी कि दो मैट्रिक्स है ना, टू मैट्रिक्स शुड हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर की होने चाहिए, शुड हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का जब ऑर्डर सेम होगा तो ये भी 2 by 2 और ये भी 2 by 2। अच्छा, मैट्रिक्स की दुनिया में है ना, ऐसा नहीं होता कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से बड़ी होगी या एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से छोटी होगी, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं चलते। मैट्रिक्स में लार्जर देन और ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैट्रिक्स में कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स या तो इक्वल, देखो मैट्रिक्स में ये नहीं हो सकता, या तो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, बस यही दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया तो या तो ये इक्वल हो सकती हैं या फिर ये अनइक्वल हो सकती हैं, ठीक है। सो इक्वल कब होंगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भैया इक्वल मैट्रिक्स का केस में पहले तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। दो मैट्रिक्स पहले तो कंपेयर तो हो, ठीक है। अच्छा, तो मान के चलो हमने कहा भैया दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया, A B D E, और ये 2 4 5 और 6। अब अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं बच्चों, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, लाइक A जो है वो 2 के इक्वल होगा, है ना, A जो है वो 2 के इक्वल होगा, B जो है वो 4 के इक्वल होगा, D जो है वो 5 के इक्वल होगा, एंड E जो है वो 6 के इक्वल होगा, है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या क्या किसके इक्वल होगा? A, देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल जब होंगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनके दोनों के ऑर्डर सेम है, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि A 2 के इक्वल, B 4 के इक्वल, D 5 के इक्वल, E 6 के इक्वल। राइट है क्या? हाँ, इधर हमने क्या बताया आपको कि दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए,
और मैट्रिक्स में कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता कि ये ए मैट्रिक्स बड़ी है या बी मैट्रिक्स बड़ी है, या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर अनइक्वल हो सकते हैं। इक्वल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और नॉट इक्वल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है भैया, राइट। तो जरा एक प्रश्न हो जाए इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर, है ना, तो इसको फटाफट से नोट करिएगा प्लीज। चलिए, तो आप स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि भैया ये एक इक्वेशन है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाली के इक्वल है, हमको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 6 के इक्वल है, वेरी गुड। अच्छा, 5 प्लस जेड का वैल्यू 5 के इक्वल होगा, वेरी गुड। और एक्स वाई का वैल्यू 8 के इक्वल है, वेरी गुड, ठीक है। और 2 तो 2 के इक्वल है ही, ठीक है। यहां से सिंपल 5 प्लस जेड अगर 5 के इक्वल है तो जेड की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू तो 0 ही आ गई, ठीक है। अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या निकालना है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई का वैल्यू 6 है, ठीक है। और यहाँ से मैं y इक्वल टू 8/x जो है इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। तो देखो इसके अंदर पुट करूँगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 8/x बराबर 6। तो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, है ना, -6x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। और x स्क्वायर माइनस वी कैन से 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो 2 होगा या फिर x का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। x का वैल्यू या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। अच्छा, द मोमेंट x का वैल्यू 2 होगा तो y कितना हो जाएगा आपके पास, 8/x, ठीक है। तो 8/x, तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा, राइट। और द मोमेंट x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास, 8/x है। तो 8/x मतलब 8/4 विच इज 2, ठीक है बच्चों, 8/4 इज 2, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए प्लीज, है ना। सो 8/4 इज 2, राइट। तो अब हमारे पास एक्स वाई जेड की 3 पॉसिबल, मतलब 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू या तो हम 2 ले लें, तो फिर हम y का वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे, एंड z का वैल्यू 0 लेंगे, या फिर हम x का वैल्यू 4 लेंगे, y का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे और z का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे। मतलब या तो हमारा आंसर पहले वाला है, राइट, या फिर हमारा आंसर दूसरे वाला है, 2 में से कोई एक आंसर है, ठीक है सर। जल्दी से बताइएगा सर, है ना। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट पाजी, यस। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर ये आंसर है, ठीक है। चलिए, तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने अभी तक सो फार अगर बात करें तो हमने मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ये देख लिया है। अगर देखें तो एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट हमने देखा, ठीक है। फिर हमने ऑर्डर पे क्वेश्चन किया, फिर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बताया आपको। उसके बाद हमने बात करी इक्वल मैट्रिक्स पे, है ना, एंड कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स यानी कि जब 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे कि वो इक्वल है या अनइक्वल है। मैट्रिक्स में कुछ बड़ा छोटा जैसा नहीं होता। और इक्वल मैट्रिक्स के केस में अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, और उसके ऊपर हमने प्रश्न किया है। अब हमारे पास, है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि भैया हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, तो आइए
आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अभी मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ अपनी क्लास में। एक जिनको ना क्लास में बहुत ज़्यादा है ना मजाक मस्ती चाहिए होती है। अब मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि यार आप वैसे भी ज़िंदगी में मस्त ही रहते हो। अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप पढ़ने के मूड में हो, और पढ़ते समय मज़ा तब आता है जब चीज़ें समझ में आती हैं। और चीज़ें समझ में कैसे आएंगी? जब आप अटेंशन से, फोकस के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जब तक आपका प्रयास नहीं मिलेगा, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तो ऐसे ही आपका प्रयास और मेरा प्रयास जब तक नहीं मिलेगा, है ना, जब तक वो शेयर नहीं होगा, तब तक ये जो अंडरस्टैंडिंग का बॉन्ड है ये कभी नहीं बन पाएगा। कभी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, कभी आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़, है ना, अपना प्रयास जारी रखें। चलिए, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है हम लोग पढ़ते हैं। सो कुछ चुनिंदा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स। देखिए, दिमाग पे ज़्यादा जोर ना भी डालें तो चीज़ों में जब नामकरण होता है, इंसानों की तरह नहीं कि किसी का भी नाम सोनू रख दिया, किसी का भी नाम मोनू रख दिया, है ना, लक्षण देख के नाम रखना चाहिए। लेकिन बचपन में तो कुछ लक्षण पता ही नहीं चलते, है ना, तो फिर पता चलता कि इंसान का जो है नामकरण हो रहा है 21 साल बाद, 20 साल बाद। तो इसलिए पहले इंसानों में रैंडमली, आर्बिट्रेली, है ना, कुछ भी नाम रख देते हैं, है ना, माँ बाप। तो फिर असली नाम हमें मिलता है हमारे दोस्तों से, समाज से, है ना, कि भाई ये तो हटेला है ये तो चुगलखोर है, ठीक है, ये तो निकम्मा है। चलिए, लेकिन मैथ्स में जो नाम मिलता है वो मिलता है लक्षण देख के, है ना, कि भैया कुछ तो रहा होगा इसका लक्षण जिसका नाम ये रखा गया है। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है, कंटेन्स ओनली वन रो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? रो है, कंटेन्स ओनली वन रो। ओके, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, कंटेन्स ओनली वन रो। अब जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 149, ठीक है, तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई भैया? रो मैट्रिक्स। सो बेसिकली जो रो मैट्रिक्स होती हैं, इसमें अगर हम लोग बात करें तो रो तो वन ही होगी, है ना, जो कॉलम्स हैं वो n नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। सो अभी तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, राइट है क्या? चलिए, अब अगर हम लोग बात करें, है ना, इन जनरल एक जनरल रिप्रेजेंटेशन भी होता है ना, इन जनरल रो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जो रो मैट्रिक्स होती हैं उनको हम लिख सकते हैं कि भैया Aij, नंबर ऑफ रोज तो हमेशा 1 रहेंगी, बट नंबर ऑफ कॉलम्स n हो सकता है, ठीक है, n हो सकता है। चलिए, अब बात करते हैं दूसरी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स। अब आप समझ गए होंगे कि सर जब रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है तो कॉलम मैट्रिक्स में, है ना, सिंपली व्हाट वी कैन से, कंटेन्स ओनली वन कॉलम, कंटेन्स ओनली वन कॉलम। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक कॉलम हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो हम कह सकते हैं कि भैया एक कॉलम, जैसे 1 2 3, ठीक है। सो यहाँ पे 3 रोज है बट कॉलम्स कितनी है? एक ही है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? इन जनरल यानी कि सामान्य तौर पे एक कॉलम मैट्रिक्स आपको कैसा दिखेगा बच्चों? एक कॉलम मैट्रिक्स आपको कैसा दिखेगा? इट इज Aij, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं बट नंबर ऑफ कॉलम एक ही रहेगा, है ना। नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं बट नंबर ऑफ कॉलम एक ही रहेगा, है ना, राइट है क्या? चलिए, बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक की बात आपको क्लियर रही है। चलेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी तरह की मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, एंड ये तीसरी तरह की मैट्रिक्स क्या है भैया? इट इज़ वेरी सिंपल। तीसरी तरह की मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
कौन सी मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि नाम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइए जरा देखते हैं बहुत ध्यान से। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब भाई साहब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? बराबर नहीं होते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 रोज होंगी, ठीक है, ठीक है, जैसे 1 2 4 5 6 7, 2 रोज होंगी तो 3 कॉलम्स होंगे, मतलब रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे। रो और कॉलम बराबर नहीं होते। अगर रो और कॉलम बराबर हो जाएं तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं फिर, है ना। अगली मैट्रिक्स वही है, अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएं तो इसको हम लोग फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इन जनरल अगर हम लोग बात करें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें इन जनरल, तो भैया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो भैया इसमें क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर m इंटू n वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन में आपको इसलिए बता के चल रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कोई बात हमने इतनी लंबी चौड़ी बोली है तो शॉर्ट में कैसे बोली जा सकती है, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? ठीक है, चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले फटाफट से इसको पूरे को नोट करिएगा, पहले फटाफट से इस पूरे को नोट करिएगा, ठीक है सर, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, क्लियर है क्या? हैं जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे सर, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है सर। नाउ व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? कह रहा है कि भैया जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, राइट। मतलब इसमें एग्जांपल के तौर पे ऐसी मैट्रिक्स हो सकती हैं जैसे हमारे पास कोई 1 by 1 मैट्रिक्स भी हो सकती है, जैसे हमारे पास कोई 2 by 2 मैट्रिक्स भी हो सकती है, 1 4 2 3, इसमें 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम हैं, राइट। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे एक 3 by 3 मैट्रिक्स भी हो सकती है, 1 4 9 2 7 6 5 8 2, ठीक है, इट इज़ अ 3 by 3 मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है भैया? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, ठीक है। इन जनरल अगर हम लोग बात करना चाहते हैं किसके ऊपर? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। सो इन जनरल एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम बोलेंगे कि भैया A इज इक्वल टू Aij, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है ना, क्योंकि भाई नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ही हैं, तो हम लोग 2 अलग अलग नंबर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसका मतलब n इंटू n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके 3 मुख्य प्रकार हमें पढ़ने पड़ेंगे। 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको, ठीक है, ये फोर्थ के ही डिफरेंट टाइप्स बता रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही भिन्न भिन्न प्रकार, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के भिन्न प्रकार कौन से हैं? एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा भैया
डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक आप पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स, जैसा कि इनका नाम वैसा ही इनका काम होगा, और एक होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में ये 3 तरह की मैट्रिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं एक झटके में ये तीनों पढ़ा दे रहा हूं आपको, है ना। एक झटके में पढ़ा दूं क्या तीनों? बताओ सर। मैं आपको एक झटके में तीनों पढ़ा सकता हूं। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, पहले पोजीशन पे आती है सर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी पोजीशन पे आती है स्केलर मैट्रिक्स, और तीसरी पोजीशन पे आती है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब जरा डायगोनल मैट्रिक्स को समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स, सो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है भैया? मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने 1 4 9 2 3 4 एंड 7 8 9, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई क्या है भैया? अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये क्या है भैया? अभी एक, ये अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जरा पार्टीशन कर दे रहा हूं, ठीक है भैया। ये अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स से, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। इनको मेन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं ना, एलिमेंट्री और सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अगर आप क्या कर दो, डायगोनल एलिमेंट्स को, राइट, देखिए बहुत ध्यान से, अगर आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर दोगे, बस एक ही कंडीशन है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अगर आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर दोगे, यानी कि ये डायगोनल हो गए, तो बचे हुए क्या है? बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, राइट। तो आपके पास आपको क्या बचेगा? आपको क्या बचेगा? 1 3 9, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, दीज आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। ये सब क्या है? ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, राइट। ये और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। कह रहा अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आप 0 कर दोगे, क्या कर दोगे? 0 कर दोगे, तो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है। तो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, राइट। दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप एक डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल कर दोगे, राइट, इक्वल कर दोगे, सारे डायगोनल एलिमेंट्स आप इक्वल कर दोगे ना, ठीक है। तो लेट्स से आपने 3 3 3 कर दिया, ये आपके पास क्या आ जाती है? स्केलर मैट्रिक्स, है ना। मतलब ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं एक स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? सारे के सारे इक्वल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। 3 3 और 3, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्केलर मैट्रिक्स में आप ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को 1 के इक्वल रख दोगे, किसके इक्वल रख दोगे? 1 के इक्वल रख दोगे, तो यानी कि इट्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0। दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये मोस्ट इजी एक्सप्लेनेशन बता दिया मैंने आपको कि भैया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 कर दोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी, डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल कर दोगे तो स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगी, और सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कर दोगे तो यानी कि इट विल बिकम कितना बच्चों, है ना, ये कितना आ जाएगा? बहुत ही ध्यान से देखिएगा,
अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 कर दोगे, सो दिस विल बिकम योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? अब आप पूछोगे कि सर ये जो हम सारे के सारे इक्वल करें, क्या हम लोग 9 के इक्वल कर सकते थे? हाँ, 9 9 9 कर दो, राइट? क्या सर हम सारों के सारों को 1 1 1 के इक्वल रख सकते थे? हाँ, रख सकते हो, 1 1 1 कर दोगे, बट उस केस में ये स्केलर भी रहेगा और आइडेंटिटी भी रहेगा, राइट? तो ये हमने एक फ्लो चार्ट बताया आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर दिया तो डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। डायगोनल मैट्रिक्स में सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो स्केलर मैट्रिक्स, और अगर स्केलर मैट्रिक्स में भी सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल हो जाएं तो दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जनरली आई से डिनोट करते हैं, और अगर ये 3 by 3 ऑर्डर की है तो यहाँ 3 लिख देंगे, I3। ठीक है ना? सो दिस इज योर I3। ठीक है, दिस इज योर I3। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से पूरी जानकारी नोट करिएगा प्लीज। ये जो 3.1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे उनको कंप्लीट करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस पे। सो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे कन्वर्जन हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। क्या कन्वर्जन? या ये बेसिकली कन्वर्जन हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा? देखो बच्चों, अगर आप देखो कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से ही डायगोनल निकाला, राइट, और डायगोनल के अंदर से स्केलर निकाला, अभी आपने पीछे देखा, और स्केलर के अंदर से हमने आइडेंटिटी निकाला। ठीक है, राइट। अब आपको एक चीज नोटिस करने का है। क्या नोटिस करने का है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स से हमने डायगोनल को पैदा किया, राइट है क्या? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सारे स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होंगे? नहीं, सिर्फ वो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल? नो। बट क्या सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से निकला है ना बच्चा तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से निकला है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सारे स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं, आप कहोगे नो। बट क्या सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं? यस। और ये बात आगे तक चलेगी। क्या सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होते हैं? नो। बट क्या सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं? यस। क्या सारे स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी होते हैं? नो। क्या सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होते हैं? यस। तो ये आपका कन्वर्जन रहेगा। कल को कोई पूछने लगा कि सर आइडेंटिटी स्क्वायर होता है क्या? अरे जब आइडेंटिटी स्केलर होगा और सारे स्केलर डायगोनल होंगे और सारे डायगोनल स्क्वायर होंगे तो यस, आइडेंटिटी भी स्क्वायर होगा। कल को मेरे से पूछने लगा कि क्या ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके डायगोनल होते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि सारे आइडेंटिटी स्केलर होते हैं और सारे स्केलर डायगोनल होते हैं, तो यस, ऑल आइडेंटिटीज आर डायगोनल। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स, है ना, हालांकि इनको प्रॉपरली अलग अलग लिख के, डेफिनेशन लिख के भी इन जनरल मैं क्लास में करवाता हूँ, बट उससे क्या होता है कि बच्चों को ना ये एक फ्लो याद नहीं रहता कि कैसे स्क्वायर से डायगोनल बना, डायगोनल से स्केलर बना और स्केलर से आइडेंटिटी बना। तो आपको पता चल ही गया है कि भैया आइडेंटिटी में ऑल डायगोनल इक्वल टू 1 होते हैं, और स्केलर में सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल में सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी छोटे छोटे करके लिखवा दी है, राइट, और एक फ्लो भी आपको लिखवा दिया है, तो आपको याद रहेगा। चलिए, तो लास्ट एक मैट्रिक्स रहती है भैया, नल मैट्रिक्स। ठीक है, सो 5th काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं ना, ओ से। 0 नहीं है, ये ओ है, ओ फॉर ऑरेंज। नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, और नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, पहली चीज। और सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं नल मैट्रिक्स में? 0 होते हैं ना, तो ऑल एलिमेंट्स आर 0। ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक नल मैट्रिक्स क्या हो सकती है? इट्स 0 0 0 0, है ना। तो ये भाई ये भी एक नल मैट्रिक्स है। और एक नल मैट्रिक्स, है ना, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये तो स्क्वायर था ऊपर, है ना। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ,
ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। फर्दर हम लोग क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के ऊपर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कैसा अनुभव रहा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जैसे कि दुनिया में पॉपुलेशन बहुत है वैसी यूट्यूब पे भी वीडियोस की भीड़ बहुत है ना, और अच्छी वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचने में आपकी हेल्प ज़रूर लगेगी, है ना, बिना उसके ये काम नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल।